बीएचयू बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के करंट एजुकेशन सिनेरियो वर्तमान भारतीय शिक्षा परिदृश्य के अंतर्गत इस तीसरे वीडियो में आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने समस्त आयोग और समितियों जिसमें नई शिक्षा नीति भी शामिल थी उस पर सारा विमर्श देख लिया था और अब इस वीडियो में हम शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स और अनुसूचियां अनुच्छेद का वर्णन किया गया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन लोगों ने शिक्षा के विकास की प्रक्रिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में कि नहीं देश में किस तरह से नीतियां बनेंगी, कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसके लिए भारतीय संविधान में ही मूल रूप से कुछ शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए थे जिसको हम शिक्षा से संबंधित शैक्षिक प्रावधान कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची का विषय था। आप सबको पता होगा कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। राज्य सूची पर पूरा कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, केंद्र सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र को होता है और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों को होता है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखा जाता है कि अगर दोनों के कानूनों में किसी तरह का विरोधाभास या टकराहट होती है तो जो केंद्र का कानून होता है वो सुपरसीड करता है, यानी उसको प्रभावी माना जाता है। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हुए इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और आइए हम एकदम बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि कहाँ क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15, इसके कई खंड थे। अनुच्छेद 15(3) जो है वो कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि कहा गया कि नहीं, संविधान जो है किसी के आधार पर, किसी के साथ जाति धर्म लिंग किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि नहीं जो वंचित तबके हैं या जो लोग मुख्य धारा से वंचित हो गए हैं उनके लिए भी समान नियम कानून होगा, बल्कि एक बात उसमें कि ये सकारात्मक भेदभाव जिसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि नहीं राज्य जो है वह विशेष वर्गों और समूहों के लिए जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके शिक्षा के लिए, विकास के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 15(3) ये कहता है कि राज्य जो है वो स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी? तो संविधान का वो 15(3) और संविधान का अनुच्छेद 15(4) वो कहता है कि जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था उसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। 15(4) ये कहता है कि नहीं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं या SC ST हैं उनके लिए जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 16(4) यह पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान करता है कि नहीं जो अदर बैकवर्ड क्लास OBC हैं उनके आरक्षण के बात भी कही गई थी कि नहीं जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अगर सरकार सर्वे करा के ये देखती है कि नहीं इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसको आप देखते हैं कि बाद में थोड़ा सा विवादित भी हुआ कि मंडल कमीशन, मंडल आयोग के बाद 27% जो OBC को आरक्षण दिया गया उसी के तहत संविधान 16(4) के तहत दिया गया है। और संविधान का जो अनुच्छेद 21(क) है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित किया गया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब जो है शिक्षा जो है वो मूल अधिकार हो गया है। उसके अनुसार RT एक्ट भी पारित हो गया है कि 6 से 14 साल के
बच्चों को जो है शिक्षा मूल अधिकार के तहत दी जाएगी। और नई शिक्षा नीति के तहत जब ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख की शिक्षा की बात की जाती है, तब वह 6 से नहीं बल्कि 3 साल से माना जाता है। तो अनुच्छेद 21 क के तहत, जो कि संविधान का 86वां संशोधन था, 2002 में किया गया था, इसके द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 28 जो संविधान का है वो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई थी। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है कि नहीं, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का पर्याप्त संरक्षण की बात संविधान के अनुच्छेद 29 में की गई थी। और संविधान का अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो है वो सुरक्षित किया था कि नहीं, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने हक अधिकारों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन का उनका विशेष अधिकार होता है। और इसके साथ अनुच्छेद 45 जो संविधान का है वो कहता है कि आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। अनुच्छेद 45 अभी जो मैं बात कर रहा था कि 6 से कम के जितने भी बालक हैं उनकी दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, पोषण की भी ज़रूरत होती है और शिक्षा की भी। तो देख रेख और शिक्षा दोनों की बात की गई है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति में भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त पैरोकारी की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों को डेवलप करने की बात की गई कि नहीं, वहाँ पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है कि नहीं, इनके जो हित हैं उनके एडवांसमेंट के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। और संविधान का जो अनुच्छेद 51 क है जिसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, उस 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह है कि नहीं, माता पिता या अभिभावक जो हैं वो 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, अब इसको आप कह सकते हैं कि 3 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको जो शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यह इनका मौलिक कर्तव्य है कि नहीं, वो अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। साथ ही जो संविधान का अनुच्छेद 350 क है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। यानी जो पैरोकारी कही गई थी नहीं कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है, उसे मातृभाषा में दिया जाए, तो वह संविधान का अनुच्छेद 350 क है। और इसके साथ ही जो संविधान का अनुच्छेद 351 है, इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसमें आप देखते हैं कि 343 के अंतर्गत हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा, इस तरह की बातें की गई थी। तो 351 के तहत जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए थे और उसकी बात की गई थी। तो इस तरह से संक्षेप में ये सभी जो अनुच्छेद हैं इसको आप ध्यान से वीडियो को सुन लें, पीडीएफ को देख लें। मात्र 5 मिनट का काम है। इससे शिक्षा से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं वो बहुत आसानी से इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे आप इसको कर लेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।